अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज के शो का जो आगाज़ है वो भी हम अपने ट्रेडिशनल अंदाज से करेंगे, जिस पे हम अखबारात क्या कहते हैं, शह सुर्खियाँ क्या कहती हैं, इसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद होंगे। साथ साथ हम दूसरे सेगमेंट में रमज़ान मुबारक का महीना है और हम देखते हैं कि खाना पीना बहुत अपसेट हो जाता है। हमारी जो रूटीन होती है वो बहुत अपसेट हो जाती है और खाने पीने की जो हम डिशेस इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पर उसमें हम देखते हैं कि चिकनाई का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे में पेट की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसे किस तरह कंट्रोल किया जाए, किस तरह बेहतर अंदाज से हम रमज़ान का महीना गुजार सकें, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। और साथ साथ अपने आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे, आजकल आपने देखा है कि सड़कों पर बहुत ज़्यादा रश आपको देखने को मिल रहा होगा। मार्केट्स में लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग में इन्वॉल्व दिखाई देते हैं और यकीनन जो मुआशी सूरत हाल है इसमें क्या फ़र्ज़ होना चाहिए हम लोगों पर कि किस तरह हम इसको म्यान रवी इख्तियार करते हुए थोड़ी सी बचत ज़रूर करें, इस पर भी बात करेंगे। और जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स हैं थोड़ा सा उसे भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक का महीना है, ईद बहुत करीब है, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। बहरहाल जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत अच्छी खबर, कल की एक डेवलपमेंट ऐसी कि जिसपे पाकिस्तान को थोड़ी सी खुशी मिली। कल शायकीन पाकिस्तान, ख़ासतौर पर जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 88 रन से पहले T20 मैच में शिकस्त दी है। 183 का टारगेट पाकिस्तान ने सेट किया था। देखने में ये आया था कि शुरू में जब बैट्समैन बाबर आजम और साथ मोहम्मद रिजवान जल्दी आउट हुए तो हमें ये लगा कि शायद बैटिंग लाइनअप जो है वो क्रैश कर जाएगा, लेकिन फिर दरमियान का जो मिडिल ऑर्डर था उसने बहुत अच्छी सपोर्ट दी, लेकिन फिर लेट जो टेल एंडर्स थे वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। बहरहाल 183 का टारगेट था, ये मजीद बेहतर हो सकता था टारगेट, लेकिन दरमियान में चूंकि मिडिल ऑर्डर ही चल सका, बाकी अदरवाइज बैट्समैन नहीं चल सके, तो ये टारगेट 183 पर हमने देखा कि ख़त्म हुआ। बहरहाल बॉलिंग लाइनअप की बात करें, जितनी तारीफ करें, बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी। शाहीन अफरीदी की बात करें, मोहम्मद हारिस रऊफ की बात करें, उसके बाद जमान की बात की जाए, तो सब ने बहुत बैलेंस परफॉर्मेंस दी। और इमाद वसीम को यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने उनकी हैट्रिक होते होते रह गई। बहरहाल कीवी प्लेयर्स की अगर बात करें, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, बॉलिंग लाइनअप उनकी अच्छी थी। मैथ्यू ने हैट्रिक की कल और हमने देखा कि जिस तरह हमारे 3 टेल एंडर्स को घर भेजा और हैट्रिक उन्होंने की, उनकी हैट्रिक रह गई चली क्योंकि न्यूजीलैंड ये मैच जीत नहीं सकी बहरहाल। लेकिन जी, विश यू गुड लक। न्यूजीलैंड को भी हम गुड लक कहते हैं, पाकिस्तान आए में, और एक बहुत अच्छा जेस्चर है इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पाकिस्तान में जिस तरह हो रही है और जिस अंदाज से हो रही है, हम उन्हें वेलकम कहते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान 1-0 से बढ़तरी हासिल कर चुका है और आइंदा जो मैचेस हैं उसमें देखते हैं कि किस तरह ये जो टाकरा है कीवीज़ का और शाहीन्स का, ये कौन सा रुख इख्तियार करता है। बहरहाल विश यू गुड लक टीम ग्रीन एंड कीवीज़ दोनों को आइंदा आने वाले मैचेस के लिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आर्मी चीफ साहब कल फ्लोर पर आए, नेशनल असम्बली के फ्लोर पर, उन्होंने 2 टोक मौक़िफ़ जो है वो बयान किया कि जिस तरह दहशतगर्दी को इरेडिकेट करना, अब उसमें नो टॉलरेंस का एलिमेंट आ गया है कि बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और जो दहशतगर्दी के एलिमेंट है उन्हें अब रियासत की रिट चैलेंज मजीद नहीं करने दी जाएगी और इन्हें बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम दिया हमारे सियासतदान कम्युनिटी को और हमारी गवर्नमेंट को कि आइन की जो पासदारी है उसे यकीनी बनाया जाएगा। आइन के थ्रू जो अवामी नुमाइंदगान मुंतखब किए जाते हैं, इख्तियारात उन्हीं के पास हैं और आवाम की जो इख्तियारात हैं वो उन्हीं के थ्रू प्रैक्टिस किए जाएंगे, ना कि कहीं और से प्रैक्टिस किए जाएं। तो एक 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया गया है हमारे अस्करी इदारे की तरफ से और हमारे चीफ साहब की तरफ से। यकीनन ये बहुत ज़रूरी अमल था और हमने देखा कि जिस तरह ये अमल प्रैक्टिस किया गया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शकील नाइट साहब। शकील साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। शकील साहब, जिस तरह मैं अभी कह रहा था कि चीफ साहब की जानिब से यकीनन 2 टोक मौक़िफ़, बहुत ही शार्प, बहुत क्रिस्पी उनकी कल स्पीच थी और जिसमें उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान किया। आइन की पासदारी की बात की गई कि किस तरह आइन को सपोर्ट करते हैं हमारे अस्करी इदारे, और साथ साथ जो दहशतगर्दी का एलिमेंट है, अब स्टेट इसे इजाज़त नहीं देगी कि इसकी रेट चैलेंज की जाए। क्या कहेंगे? देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये बात बर वक्त है जी, क्योंकि हम सब ने देखा कि 1 हफ़्ता पहले वज़ीरिस्तान के इलाके में हमारे एक एहसास इदारे के ब्रिगेडियर को शहीद कर दिया गया, ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल को। जी, उसके अलावा मुख्तलिफ वक्तों में जो अफ़गानिस्तान है या इधर जो हमारे दीगर पड़ोसी ममालिक है उससे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमले होते हैं। जी, आर्मी चीफ़ की ये खूबी है कि वो उन सारे जो हमारे सरहदी इलाके हैं वहाँ खुद बिज़ात खुद गए हैं, वहाँ दौरा किया है, जवानों से मिले हैं और उन्होंने सारी सूरत हाल को इस तरह उन्होंने बयान किया है
कि मुल्क का वकार, मुल्क की बका, मुल्क की सलामती सिर्फ इसमें है कि जब हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका सिक्योरिटी के हवाले से ये जो बयान है ये बरवक्त है और ये अहम है, क्योंकि आलमी सतह पर हमारा ये मैसेज जाना चाहिए कि हम वार अगेंस्ट टेररिज्म तो वो चलो जो भी मगरबी ममालिक थे ख़त्म कर, वार अगेंस्ट टेररिज्म का शिकार आज तक हम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आर्मी चीफ की जरूरत है कि उन्होंने वहाँ अगले मोर्चों में जाके दौरा किया है, अगले मोर्चों में गए हैं, जवानों की हौसला अफजाई की है। तो ये जो अमल है उनका अच्छा है और अस्करी क़यादत का ये एक दो टोक जो मौक़िफ़ है ये उन जो कालदम तंजीमें हैं या मुसल्ह तंजीमें उनको उनके लिए भी एक पैगाम है कि अगर वो इस तरह का हथियार उठाकर या इस तरह के ये हमले करेंगे या हमारे सिक्योरिटी इदारों पर, तो ये समझेंगे कि हम पीछे हट जाएंगे या मुसल्ह अफवाज कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। सही। मुसल्ह अफवाज उसी जोश जज्बे वलवले के साथ खड़ी हुई है और वो खड़ी रहेगी, क्योंकि इनके मुसल्ह अफवाज के जो एक डट कर जो अज़म है उनके साथ खड़े होने का, उससे यह है कि मुल्क का जो दिफा है वो न सिर्फ नाक़ाबिल तस्ख़ीर है, बल्कि जो कालादम तंजीमें या बंदूकबाज तंजीमें उनके हौसले ज़रूर कमज़ोर हुए हैं। यही वजह है कि वो बुज़दिलों की तरह हमला करके फिर गायब हो जाती हैं और फिर इस तरह के छुप जाती हैं। पाकिस्तान ने उन पड़ोसी ममालिक से भी अपना जो सफारती सेटअप है उसे उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है कि किस तरह इस तरह की जो है बुज़दिलाना कार्रवाई करके वो कर रहे हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। बहुत खूब। शकील साहब, एक बहुत अहम बात आर्मी चीफ साहब ने की और वो ये थी कि जो अवामी नुमाइंदगान हैं जो कि मुंतखब होकर नेशनल असम्बली में पहुंचते हैं या फिर सेनेट तक पहुंचते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स उन्हीं के पास हैं और उन्हीं के थ्रू फैसले किए जाएं, ना कि कहीं और से फैसले किए जाएं। ये भी बहुत एक क्लियर मौक़िफ़ था जिसमें उन्होंने कहा कि इदारा पूरी तरह सपोर्ट करता है अपने सियासतदानों को। देखें आर्मी चीफ का ये मौक़िफ़ बिल्कुल हकीकत पसंदाना है, क्योंकि देखो जब पार्लियामेंट बनती है तो पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको पता है हमारे आइन में एक वाज़े लफ्ज़ लिखा हुआ है कि अगर आप पार्लियामेंट में किसी इशू पर किसी भी इशू पर यह लिखा है आप कोई डिस्कस करते हैं, कोई मौक़िफ़ रखते हैं, कोई बात करते हैं, उस बात को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो कानून साज़ इदारा है। आर्मी चीफ का ये बयान जो इस वक्त एक सियासी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा इबाहम पैदा किया जा रहा था, उनका ये जो है भर वक्त एक मौक़िफ़ सामने आया है और दो टोका है। उनका कहना कि भाई देखें पार्लियामेंट का इदारा क्या है, कानून साजी करना। कानून साजी करेंगे, मुसल्ह अफवाज उनके साथ खड़ी होगी। मुसल्ह अफवाज हमेशा कानून साज इदारों के साथ खड़ी होती है। मुसल्ह अफवाज हमेशा हुकूमत के साथ खड़ी होती है, क्योंकि जो लोग अफवाह कर रहे थे, अब जो लोग नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान अलिफ बे, उन्हें इसकी क्लियर कर दी। उसने कहा सारी चीज़ों को छोड़ो, ये सारी चीज़ें मतलब समझो कि ये आउट ऑफ दी क्वेश्चन है, इनका कोई वजूद या वो बुनियाद नहीं है। हमारा जो मकसद है या हमारे लिए जो अहम है वो है पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान है, सब कुछ है, नया पुराना ये सभी बहस ये बिल्कुल इसकी कोई वक़्त नहीं है। ठीक है। और पार्लियामेंट को उन्होंने मजबूत बनाकर या मजबूत उनका मौक़िफ़ रखकर उन्हें साबित कर दिया कि मुसल्ह अफवाज आइन के दायरे में है और आइन की ही पासदारी कर रही है और आइन को ही फॉलो कर रही है। तो इसे उन लोगों सबको मैसेज जाना चाहिए जो पार्लियामेंट को रोंद डालना चाहते हैं, पार्लियामेंट को कमज़ोर करना चाहते हैं, पार्लियामेंट को कदगन लगाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह इंडिकेशन है, बिल्कुल मुकम्मल वाज़ेह। राइट। शकील साहब, एक और अहम डेवलपमेंट कल हुई, हमने देखा कि जिस तरह फ्लोर पर ये डिस्कस किया गया असेंबली फ्लोर पर कि डैम फंड में जो जमा रकम थी उसे अब कौमी खजाने में वापस डाला जाए, क्योंकि ज़ाहिर डैम उस तरह अनाउंस नहीं हो सका या उस तरह डैम फंड में कोई काम नहीं हो सका। तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें डेफिनेटली पैसों की भी बहुत ज़रूरत है और इस तरह 16 अरब लगभग 16 अरब से ज़ायद की रकम है ये, जिसे वो कहा जा रहा है कि वापस उसमें डाला जाए। इसको किस तरह देखते हैं? कल मंजूरी दे दी गई है। देखें ये पाकिस्तान में क्या पर पूरी दुनिया में एक अजीब किस्म का मिसाल कायम हुआ। हमेशा अगर अदलिया कभी भी कोई हुक्म जारी करती है, अदलिया का अख्तियार है, तो अदलिया हमेशा ये हुक्म करते हैं कि ये काम हुकूमत का फला इदारा करे। लेकिन हमने देखा कि साकिब निसार ने एक ऐसा अजीब मिसाल कायम किया कि उन्होंने कहा डैम फंड मेरे पास जमा कराओ। देखिए उनको कोई अख्तियार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। उनके चीफ जस्टिस का ओहदा ख़त्म हुआ, नाउ ही इज़ ए
ऑर्डिनरी सिटीजन, आप जैसा मेरा जैसा वो शहरी है, अब उसको कोई डिस्क्रिशनरी नहीं है, कोई इसको जो है वो इतना इम्तियाजी उसको ओहदा नहीं है। उनका फ़र्ज़ था कि अगर ये आती तो ये वफाकी वजारत ख़जाना में जमा कराते, स्टेट बैंक में जमा कराते, नेशनल बैंक बनाते। अगर कौमी असम्बली ने कल करारदाद मंजूर की है तो साकिब निसार को इसका एहतराम करना चाहिए जी। और उनको न सिर्फ ये पैसे जमा करें बल्कि अब तक अगर जमा हुए अगर उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो भी वो वापस करना चाहिए। क्यों कि ये पैसे आम आदमी के हैं, अवाम के हैं, किसी के ज़ाती जेब से नहीं है कि किसी कोई अहम ओहदेदार ने दे दिए, अहम ओहदों पर बैठे हुए शख्स ने, ऐसा नहीं है, आम आदमी ने दिए थे। जब आप गए आपने डैम बनाने का कोई जो है वो इकदाम नहीं उठाया, कोई संग बुनियाद नहीं रखा, तो आपका फ़र्ज़ है ये वापस कर दें। तो इस तरह चीज़ें करेंगे तो इसको तो माली बेकायदगी कहा जाता है। इस पर तो देखें ना, अगर ये तो कौमी असम्बली के पार्लियामेंटेरियन ने या अरकान पार्लियामेंट ने एक जो है वो अच्छा एक अक्लमंदी का इकदाम किया है, वरना तो वो ये कैसे नेब को भेज सकते हैं, रसूल अरब कहाँ गए, बिल्कुल क्यों रखे, किस अथॉरिटी के तहत रखे, उनके पास क्या अख्तियार था, ये सर के कौमी असम्बली करारदाद बिल्कुल दुरुस्त है और उस पर मुकम्मल अमल होना चाहिए। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो आला तरीन अदलिया सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट से इसका नोटिस लें, उसे पूछताछ करें इतनी बड़ी रकम कहाँ है, किसके पास है और कहाँ इस्तेमाल हो रही है। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है जिसमें डायरेक्टर IMF की जानिब से बयान आता है कि पाकिस्तान की जो हालिया पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में। हमने देखा कि बहुत एक अरसे के बाद, क्योंकि गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसमें क्लियर इंडिकेशन दी गई थी कि IMF बाकायदा जो मुआहदा था वो टूट चुका था, नाराज़ हो गया था IMF। और अब मौजूदा सूरत हाल में इस बयान को किस तरह देखते हैं IMF के डायरेक्टर की तरफ से? देखें, पिछले दिनों जो तकरीबन पिछली गवर्नमेंट गई या ये आई, 3-4 महीने या 5 महीने बहुत ज़्यादा टफ थे पाकिस्तान बिल्कुल, के लिए। बहुत ज़्यादा टफ पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर सूरत हाल मुश्किल थी। बहुत ज़्यादा जो इस तरह के लोग थे जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मजबूत हो, उन्होंने ये तक चीज़ें बातें फैला दी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गए वो। लेकिन अल्लाह के फजल से ऐसा नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने कम अज़ कम IMF के किस्त वापस भी कर दी, डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा भी चला गया। जो IMF की जो उनकी शराइत थी या उन जो मुआहदा हुआ था उसके तहत, हालांकि देखा जाए ये मुआहदा मौजूदा हुकूमत ने नहीं किया था, ये मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था। ये मौजूदा हुकूमत उस पिछली हुकूमत ने मुआहदे को इंडोर्स कर रही है, उस पर अमल दरामद कर रही है। तो जब अमल दरामद हुआ, यहाँ पर उन सारी चीज़ों को लाइनअप किया गया, यहाँ पर जितनी इस्लाहात थी वो इस्लाहात हुई, तो उस पर IMF मुतमईन हो गया। फिर उसके बाद जितने हमारे दोस्त मामले के उन्होंने हमें यकीन दहाना कराई, तो IMF को फिर मजबूर होकर जो ये कहना पड़ा, और IMF ने ये उन लोगों को भी मैसेज दिया जो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, पाकिस्तान ये होगा, श्रीलंका हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। IMF ने खुलकर आकर ये बताकर उन लोगों को मैसेज दिया कि पाकिस्तान कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जो इस्लाहात हैं उनसे वो मुतमईन है। इससे पाकिस्तान की जो मैशत है वो ज़्यादा मुस्तहकम होगी और ज़्यादा पायदार होगी। इसलिए जो जिन लोगों को ये पाकिस्तान कमज़ोर होने का जिनको एक आरजू थी, वो अल्लाह के फजल से उनकी आरजू पूरी नहीं हो सकी। बिल्कुल ठीक। अच्छा शकील साहब, एक अगर उर्दू अखबारात की जब जानिब हम देखें तो एक और न्यूज़ स्टोरी हमें ये बताती है कि 21 अरब रुपए जारी करने पर IMF एतराज़ कर सकता है। ऐसा कहना है डॉक्टर शाहिद हसन साहब का, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, बहुत बड़ा नाम। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, एक बात तो तय है कि कोई भी हर जितने भी इदारे हैं, आइनी इदारे, उनकी अपनी एक हदूद मुतय्यन है। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट कल बंदूकें उठा के सड़कों पर आ जाए या बंदूकें उठा के वो जाके सरहदों पे खड़ी हो जाए या जाके थाने संभाले, ऐसा नहीं है। हर इदारे का अपना काम है। जहाँ तक 21 अरब रुपए का, 21 अरब कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम, ये बहुत बड़ी रकम है। और 21 अरब रुपए अगर आप एक देंगे, क्योंकि देखें कोई भी इदारा हो वो बिराह रास्त किसी को भी क्रॉस करके, कल अगर पार्लियामेंटेरियन ये कहें कि जी ये फलां अदालतें हम ख़त्म कर रहे हैं या फलां कोई इदारा हम ख़त्म कर रहे हैं, उसको ये कर दें ये कर दें, ऐसा नहीं होता। हर एक ही हदूद 21 अरब रुपए देने से हर सूरत में आलमी मालियाती इदारे नाराज़ होंगे। हर सूरत में उनकी नाराज़गी जो है वो बजा होगी, क्योंकि इस तरह के बिरार रास्ते है। क्योंकि जब आप हुकूमत करते हैं दे हर एक अपना काम है। अगर कोई रेलवे का इदारा है तो रेलवे के अंदर उनके रेलवे के चेयरमैन या अथॉरिटीज़ को पता है कि इनके अखराजात कैसे हैं। कोई भी इदारा हो तो जाहिर बात है वफाकी हुकूमत है, उनको अपने IMF को किस्त वापस करनी है, इस्लाहत करनी। 21 अरब देंगे तो इस पर IMF का एतराज़ जायज़ होगा और IMF का एतराज़ सामने आएगा। इस तरह की चीज़ें करने से
इदारों में तसादम होगा और इदारों की जो साख है, वकार है, उसको नुकसान होगा। लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि इदारे एक दूसरे का एहतराम करें। आइन ने सबका किरदार, सबके अख्तियार तयन कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक है, वो इसको क्रॉस करेगा तो चलो ठीक है, आप एक ज़बरदस्ती करके 21 अरब निकलवा भी लेते हैं। IMF कल आपकी किस रोक देती है? IMF कल आपके लिए जो अभी तक इत्मीनान का इज़हार करिए, कल वो आपसे नाराज़ हो जाती है, तो फिर आपकी जो मैशत कमज़ोर हो या मुआशी बुरान पैदा, उसे किसका भला होगा? मुल्क का नुकसान होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। किसी की अना तो ठीक हो सकती है, लेकिन मुल्क का नुकसान होगा, आपकी मैशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। राइट, बिल्कुल। शकील साहब, एक लास्ट न्यूज़ स्टोरी है उर्दू अखबारात में, आज हमने देखा कि इस तरह की जो न्यूज़ डेवलपमेंट्स थी वो यकीनन बहुत फाइनेंशियल जो है ना इंडिकेशंस दे रही हैं और बेहतर इंडिकेशंस दे रही हैं कि अब मौजूदा जो सूरत हाल है वो बेहतर होने जा रही है। इमारात से $1 अरब की तस्दीक, चीन से $30 करोड़ मिल गए, और इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना साहब का कहना है कि जो हालात हैं वो कदरे अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, डॉलर को भी कर्टेल कर लिया जाएगा बहुत जल्द। देखें, सऊदी अरब ने या मुत्तहिदा अरब इमारात ने हमें $1 अरब $2 अरब देने की यकीन दहानी कराई है। इसकी तस्दीक IMF ने भी कर दी है, चीन ने भी दी है। और सबसे पाकिस्तान के लिए सबसे जो अच्छी खबर है वो ये है कि जो 3 साल तक हमारा CPEC का जो बिल्कुल राहदारी बंद थी, अब वो शुरू हो गई है। इस राहदारी के आने से आप तो $1 अरब $2 अरब करें, ये तो फिर 10-10, 20-20 अरब डॉलर आना बिल्कुल आएंगे, जो किस्तें उसकी पेंडिंग थी ऑलरेडी, पेंडिंग हो जाएगी। दूसरी, इन सारी चीज़ों से जब IMF ने देखा कि दोस्त ममालिक एतमाद कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो अपने ट्रैक पर आ गई है, तो इससे हमारी मुआशी सूरत हाल मज़ीद मुस्तहकम होगी, मज़ीद मजबूत होगी। इससे पाकिस्तान की तरक्की का जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। तो ये जो खबरें हैं पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, और हमें इसका मुकम्मल यकीन है कि आइंदा चंद माह में कम से कम पाकिस्तान न सिर्फ इन सारे जो मौजूदा मुआशी बुरहान इनसे निकल आएगा, बल्कि एक तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। राइट, शकील साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे पेट की जो अमराज हैं, ख़ासतौर पर ड्यूरिंग रमज़ानुल मुबारक जो हमारी खाने की रूटीन है वो अपसेट होती है, ऊपर नीचे हो जाती है, इसे किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। मोदी हुकूमत ने कश्मीरी अवाम के तमाम हुकूक गस्ब कर लिए हैं। मोदी हुकूमत कश्मीरी अवाम को सियासी, आईनी, सकाफती और मुआशी तौर पर बेख्तियार कर रही है। हर कश्मीरी मुसलमान को अपनी ही सरजमीन में बेघर करना हिंदू इंतहा पसंदों का देरीना ख्वाब है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हुक्काम इंसदाद तजावुजात मुहिम की आड़ में कश्मीरियों को उनकी जमीनों से महरूम कर रहे हैं। ताहम कश्मीरी अवाम जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के मोदी के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच के साथ। कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज, मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज कैसे उठा सकते हैं।
इसीलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम के खातिर चाहे सब खामोश रहें, कानून बोलता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और हम बात कर रहे थे कि जो रमज़ान मुबारक का महीना है जिसमें हम हमारी जो डाइट है वो कुछ हद तक ऊपर नीचे ज़रूर होती है। जो हमारी रूटीन है ज़ाहिर है वो भी हम जो अमूमन हमारी रूटीन होती है उसके मुताबिक हम नहीं कर रहे होते। 11 महीने हमारे जो डाइट प्लान होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और इस महीने में पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि हमारे जो खाने का तरीका है या फिर जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं, जो डिशेस हम अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, वो यकीनन उसमें चिकनाई का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इससे पेट की बहुत सी बीमारियां हम देखते हैं कि ड्यूरिंग रमज़ान मुबारक पेट हमारे बहुत अपसेट होते हैं। इसे किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है और फिर रोज़ा रखने के बाद जो आपकी हेल्थ है वो कौन सी डायरेक्शन लेती है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो पेट की बीमारियां हैं इसमें और भी हम देखते हैं कि आजकल पेट की बीमारियों के साथ साथ वायरल फीवर जो है ये भी बहुत एक्टिव है और हम देख रहे हैं बच्चों में ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है आजकल। इसे भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान, आप कंसल्टेंट हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं भी कह रहा था कि रमज़ान मुबारक में सबसे पहले तो हम पेट को डिस्कस कर लेते हैं। रूटीन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, नींद भी हमारी तकरीबन ऐसा हो जाता है कि हम सारी रात जागते हैं और फिर दिन में हम सोते हुए गुजारते हैं। हालांकि होना बिल्कुल इसके बरक्स चाहिए, रात की नींद रात ही होनी चाहिए और दिन यूजुअली इबादत में गुजरना चाहिए। फिर हम तो ये हम देखते हैं कि एक जनरल प्रैक्टिस बन गई है हमारी। पेट बहुत अपसेट रहता है, क्या कहेंगे इस बारे से? ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक आज का जो है रखा है, क्योंकि अक्सर जो है मुझे भी ये शिकायत आती है, लोग जो है कॉल भी करते हैं, डॉक्टर साहब हमारा पेट बहुत अपसेट हो गया। असल में हमारा जो खाने का रूटीन है वो हम बहुत ज़्यादा हमने चेंज कर देते हैं। अब देखें पहले ये होते थे अफ्तार डिनर होते थे, अफ्तार पार्टी होती थी, अब आप लोगों ने सहरी डिनर और सहरी जनाब शुरू कर जी बिल्कुल साथ कर दिया। जी हाँ बिल्कुल। अब कराची में अगर आप देखें और दीगर शहरों में भी इसी तरह से होगा कि लोग सारी रात जागते हैं और जनाब सहरी करते हैं। अब आप देखें सहरी में जो जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ लोग जाते हैं और अपने किस तरह की चीज़ें खाते हैं, मतलब बहुत हैवी लोग खाना खाते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। अब जो हमारा अल्लाह ताला ने कि मैदे का निज़ाम बनना है, क्योंकि देखें जो रोज़ा रखा गया अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बिल्कुल एक जो बॉडी है वो अल्लाह ने बनाई है, जिसे अल्लाह ने बनाया है। अगर मैं छोटी सी मिसाल दूँ एज ए लेमैन कि आप एक गाड़ी लेते हैं या कोई मशीनरी लेते हैं घर के अंदर, तो जो इंसान खुद बनाता है उसको मालूम होता है कि मुझे इसके अंदर किस चीज़ की जो है ज़रूरत है, इसकी ओवरऑलिंग कब करनी है, इसकी ऑयलिंग कब करनी है, या इसमें मैंने किस तरह से इसको चलाना है। इसी तरह जो बॉडी है हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बनाई है, अल्लाह ताला को ज़्यादा पता है कि मैंने इसको किस तरह से रखना है। तो 11 महीने की जो हम तगदो करते हैं, खूब खाते पीते हैं और उसको पूरा हम एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो अल्लाह ताला ने 1 महीने का ब्रेक देता है कि आप अपनी पूरी बॉडी को ओवरऑल कर लें। ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते। अब जो आप मैदे की बात करें, बिल्कुल इसी तरह से है कि मैदा जो हमारा है अल्लाह ताला ने उसकी एक लाइनिंग दी है पूरी मैदे की। अक्सर लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, मिर्चों की चीज़ें खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, उनमें अक्सर जलन की शिकायत होती है आम दिनों में भी। अब रमज़ान में क्या होता है कि आप अक्सर जो है देखें आपके हर दस्तरखान पे अफ्तार में पकोड़े, समोसे, ये तली हुई चीज़ें। उसके साथ साथ बहुत सारी जो है मुरगन ग़िज़ाएँ भी शुरू कर दी हमने खाना उसके साथ साथ, और जो अफ्तारियन लोग जो भेजते हैं हमें घरों में वो भी मुख्तलिफ होती है, किस ऑयल में बनी हुई है, बाजार से हम लेकर आ रहे होते हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, रोल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑयली हैं, उसका हमें नहीं पता होता। जब हम खा लेते हैं तो सारा दिन तो हमारा मैदा जो है वो रेस्ट में होता है, तो उसकी जो उसको हज़म करने के लिए जो हमारा एसिड सीक्रेट होता है वो नॉर्मली जो है वो नॉर्मल रेस्ट में चला जाता है। लेकिन जो ही हम ये इतनी चीज़ें खाना शुरू करते हैं वो दोबारा एक्टिव होता है कि पता नहीं क्या हो गया, ये अचानक कहाँ से चीज़ें आना शुरू हो गई, तो फिर वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता और उसकी वजह से हमारे मैदे के अंदर जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होती है और फिर जलन शुरू हो जाती है और फिर लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि वो उनको डायरिया की शिकायत हो जाती है और फिर कहते हैं जी खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, बदहज़मी हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें सारी वही होती हैं कि आप ये आपने खाना खाया, इधर आप जाके सो गए, अब सारा दिन आप सो जाते हैं,
तो फिर उसको हजम करने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, जब हजम नहीं होता तो फिर वो आपको रिएक्ट करता है वो। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है? अगर रूटीन की बात करें, हमारी नींद तो चले डिस्टर्ब हो जाती है, हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम इसे अपने अंदाज से बेहतर जितना कर सके करें, लेकिन हम नहीं करते। बहरहाल जो पेट का जो फैक्टर है, जिस तरह आपने कहा तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा फील होती है, सैरी करके सो गए, उसके बाद जब उठे तो बहुत ही पूरा दिन बहुत बुरी हालत रहती है, इसे किस तरह बेहतर बना सकते हैं? इसे बेहतर इसलिए कर सकते हैं, देखिए आप ऐसी पहली बात तो आप कोई तली हुई चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं शहरी के अंदर। जी जी। दूसरी ना अफ्तार में किस तरह की चीज़ें लें आप, ठीक है। दूसरी आप अपने दही का इस्तेमाल रखें, दही का एक नॉर्मल एक प्याला दही का जो होता है वो जरूर इस्तेमाल करें। ठंडी चीज़ें खाएं, जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप लिक्विड ज़्यादा लीजिए बजाय इसके कि आप सॉलिड चीज़ें खाना शुरू कर दें। लिक्विड कम हो जाता है, लिक्विड इस लिहाज से कम होता है ना कि आप वो लेते ही नहीं है। जब आप अपना पेट जो है वो चीज़ों से भर लेते हैं, जी जी, तो वो पानी उसमें कहाँ से डालेंगे आप? और सारा दिन भी आप पानी नहीं पीते हैं, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि मैदे को जो हजम करने के लिए चीज़ें चाहिए, जो हमने बहुत सारी बम्बार्टमेंट कर दी मैदे के लिए, तो वो हजम कैसे हो? एसिड तो आ रहा है लेकिन उसके साथ मजीद चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर वो हमें प्रॉब्लम करता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आजकल की बात करें, मौजूदा दौर की, तो क्या समझते हैं कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, और ख़ास तौर पर मर्दों में या ख़वातीन में? ये ज़रा बताइएगा कि क्योंकि ज़ाहिर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ हैं, ख़ास तौर पर पेंडेमिक के बाद तो अब देखते हैं कि नई से नई जो कैफियत है ना वो बॉडी इख्तियार करती जा रही है। जी हाँ, क्योंकि देखें अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। जी जी। और इस इम्यून सिस्टम की वजह से हमें रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ नई नई बीमारियाँ शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसी है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है वो बच्चों में खांसी, नज़ला, जुकाम बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, बड़ों में भी बच्चों में। मतलब ये दोबारा से रिकरेंस होती है, एक दफ़ा ख़त्म हो जाता है, दोबारा आ जाता है। और जोड़ों में दर्द की बहुत शिकायत हो रही है, हल्का हल्का बुखार रहने लगा है लोगों को। इस तरह से होता है क्या है कि जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो आप डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियां जो है वो आपके हमलावर हो जाती हैं। उसके लिए बेहतर ये है कि एक जो बड़ी बीमारी आजकल जो चल रही है, जैसे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा आजकल हमारे उसमें फैल रही है, हाइपरटेंशन है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो एक लिविंग स्टाइल है, जो हमारा लिविंग स्टाइल बहुत ज़्यादा जो है वो हरी और भरी वाला हो गया, ठीक है ना। उसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ काफ़ी आ रहे हैं आजकल, रिपोर्ट हो रहे हैं। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही है, बड़ों में भी, बच्चों में भी और बुज़ुर्गों में भी। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चों में हमारे अंदर जो एक साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। क्योंकि आप देखें इकोनॉमिकल कंडीशन इस वक्त बिल्कुल जो चल रही है, ठीक है, फाइनेंशियल लोगों की सही नहीं है। फिर दूसरा आजकल लोगों में जो है बहुत ज़्यादा कशाकशी बहुत ज़्यादा चल रही है, एक दूसरे के साथ जो है लोग मुकाबलेबाजी बहुत चल रही है। उसमें चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो हमारा डे टू डे लाइफ है, ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, हर जगह एक कंपटीशन चल रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों में, बड़ों में साइकोलॉजी की, साइकेट्री प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब मौका है, वक्त भी है, रमज़ान है, रोज़े आप रख रहे हैं, तो ये पूरी हमारी एक ओवरऑलिंग होती है। जैसे अगर आप ब्रेन से लेते हैं, अगर मैं एक मुख्तसरन आपको बयान कर सकूँ कि ब्रेन से लेके और टो तक अल्लाह ताला हर चीज़ की ओवरऑलिंग करता है। कि ये वो मौका मिलता है कि आप ब्रेन के टिश्यूज़ को रीजनरेट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ब्रेन के टिश्यू रीजनरेट होते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो बेहतर होती है। जी। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि हम पूरी कौम को अगर लेकर बात करें, डिप्रेशन ऐसी एक बीमारी बन चुकी है, अभी आप वही जिक्र कर रहे थे, और हाइपरटेंशन, ये दो चीज़ें जिसे हम बीमारी नहीं समझते। और अगर बात कर ली जाए साइकेट्रिस्ट की या किसी एक्सपर्ट को दिखाने की तो बुरा मान जाते हैं। ये तासुर किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये बड़ा टैबू है ये जी, कि अगर आप किसी से कहते हैं कि जी आपको ये आप किसी साइकेट्रिस्ट से या किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर लें, तो कि मैं पागल हूँ, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट ये कि मैं पागल हो गया हूँ, तो मुझे पागल समझते हो। तो मतलब अगर आप इस तरह से घर में भी देखें ना, अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा कोई एक दफ़ा एक कॉर्नर में जाके बैठ गया है, किसी से बात नहीं कर रहा है या किसी से कोई मिलना पसंद नहीं करता, मेहमान आपके घर में आ रहे हैं, आप पूरी फैमिली जा रही है, एक बंदा नहीं जा रहा, बिल्कुल, तो आप उसको सोचेंगे इसको क्या मसला है, क्यों सेक्लूडेड सा क्यों इस तरह से हो रहा है, या वो बात बात पे गुस्सा कर रहा है, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, कोई भी है, बार बार पे एग्जेजरेट हो जाता है, या कोई ऐसा अमल कर रहा है जो नुकसानदेह हो रहा है, मारपीट शुरू कर दी है घर में किसी ने ज़्यादा। आप नॉर्मल बिहेवियर से हटके कोई भी बात करेंगे तो आपको उस पर कॉन्शियस होना चाहिए कि ऐसा क्या वजह है। उससे बैठ के डिस्कस करें पहले अपने तौर पे, अगर वालिदैन है तो अपने बच्चे से डिस्कस करें, वाइफ है तो अपने शौहर से डिस्कस करें, शौहर है तो अपने वाइफ से डिस्कस करें कि ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस आना शुरू हुई हैं। अगर वो आप उसको जो है वो घर के अंदर सेटल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप डेफिनेटली किसी साइकेट्रिस्ट से मदद दीजिए, उससे उसकी सेशन कराइए, उससे पता करें। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि टाइम भी तो नहीं है ना, हमने अपने आप को मसरूफ़ इतना कर लिया है, और बिला वजह की एक्टिविटीज़ में, चाहे वो सेल फोन्स हैं, सोशल मीडिया है, या फिर और बहुत से ऐसे एक्स फैक्टर्स हैं जिसपे
हमने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया और वो जो फैमिली का एक टाइम था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया सोसाइटी में। अब साथ नहीं बैठते, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी व्हाट्सएप पे बात हो रही होती है और मैसेजिंग पे बात हो रही होती है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये टेंशन डिप्रेशन की जो बीमारियां हैं या जो इंसान को ये लाक हो जाती हैं, इससे हम निकल सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। देखिए दो बड़ी चीज़ें, एक तो मी टाइम होता है, हर किसी के मी टाइम है, मेरा अपना टाइम, बिल्कुल, वो हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है। दूसरा, आप वेंटिलेट नहीं करते। लेट से अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है या कुछ आ रहा है तो मैं वेंटिलेट नहीं कर रहा, मैं अंदर ही अंदर उसको जो है अपने दबा रहा हूँ, वो पाइलअप होता जा रहा है। हाँ, वो पाइलअप होता जा रहा है। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको वेंटिलेट करें, आप डिस्कस कर लें। घर में भी अगर कोई चीज़ इस तरह की होती है कि कोई चपखलिश हो गई है या नाचाकी हो गई है, आपस में हो गई है, मियाँ बीवी में या बहन भाइयों में या वालदैन में, तो आप बैठ के डिस्कस करें उसको वेंटिलेट करें, बजाय इसके कि मैं अपने तौर पर लेकर बैठा रहा हूँ, अपने तौर पर लेकर बैठे रहें, वो और बढ़ती रहती है। क्योंकि देखें, हमारे अल्लाह ताला ने जो हमारे दिमाग है उसके अंदर कुछ केमिकली एक्शन होते हैं, वो केमिकल कोई बढ़ जाते हैं तो फिर ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो जब उसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा जो साइकेट्रिक की दवाओं में जो है वो सुला देते हैं, अक्सर मतलब वो कहते हैं इसमें सोते रिलैक्स करें थोड़ा। वो असल में सुलाना नहीं होता, बेसिकली वही होता है कि आपकी जो ब्रेन के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है उसको थोड़ा कूल डाउन करने के लिए आपको दवाएं दी जाती हैं। उससे लगता है कि जी मैं तो मुझे सुला देते हैं डॉक्टर, मुझे नींद आ रही है, वो इस तरह नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं दिमाग के अंदर, जिसको सेटल करने के लिए जो है डॉक्टर दवाएं देते हैं ताकि आपका जो कूल डाउन हो और आप बेहतर उस पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जिस तरह डिस्कस कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरल। आजकल आपने देखा बच्चों में बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद बुखार ऐसा है कि प्रोलॉन्ग हो गया है इसका जो ड्यूरेशन है। अमूमन देखा था कि बुखार 5 से 6 दिन में चला जाता था अगर आप दवाई पूरी कर लेते हैं, कोर्सेज पूरे कर लेते हैं, लेकिन ये जाने के बावजूद फिर आ जाता है। आपकी जो बैक एक है, ख़ासतौर पे कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है, नज़ला ज़ुकाम और जो गले की इचिंग है, क्या ये कोई पेंडेमिक की सूरत हाल तो नहीं पैदा कर रहा कि ये वायरल आगे बढ़ के इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी कि जी बिल्कुल लंबा ही चलता जाएगा, ख़त्म ही नहीं हो, नाम ही नहीं ले रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें, हर दौर में कोई ना कोई वायरल जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में। पहले कोविड था, उससे पहले सार्स था, आपने देखा अक्सर लोग मास्क लगाए घूम रहे थे। हाँ जी। और उसके बाद फ्लू का एक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं, वो आता है। अब ये मौसम चेंज हो रहा है। अब आप देखें, हम सर्दियाँ, इस वक्त गर्मियाँ देर से आई हैं, ठीक है ना, तो वो जो गर्मियाँ जब देर से आई हैं तो हर निज़ाम जो है थोड़ा सा वो दरम बरम हुआ है। बारिशें जो है वो नहीं हुई इस दफ़ा, बिल्कुल। और हमारी सर्दियाँ जो है वो एग्जिस्ट ज़्यादा की उन्होंने। अभी तक देखें कुछ जगह जो है वो बर्फबारी भी हो रही है और ओले भी पड़े हैं इस तरह। तो जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वायरस जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस, उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वो ग्रो करते हैं। यही वजह है कि जो खांसी, नज़ला ज़ुकाम, ये वायरल की सूरत है वो इसलिए प्रॉब्लम करता है। दूसरा क्या है कि सेल्फ मेडिकेशन हमारे बहुत ज़्यादा है। मैं इसी तरफ आने वाला था जी, बिल्कुल। सेल्फ मेडिकेशन में क्या होता है कि आप गए स्टोर पे, एक नॉन क्वालिफाइड जो है बंदा वहाँ खड़ा हुआ है, उसे दवाई की, आपने दवाई खा ली, वो बजाय फ़ायदे के और नुकसानदेह दे जाती है, क्योंकि आपके अंदर फिर वो दवा उससे रेजिस्टेंट प्रोड्यूस हो जाती है। फिर जो जरासीम होता है, अगर मिसाल के तौर पर एक जरासीम को मारने के लिए 500 पावर की 500 फौजी चाहिए, आपने 250 फौजी भेज दिए, सही, वहाँ पे 1000 फौजी खड़े हैं उसको मारने के लिए, तो क्या होता है कि वो उसको मार देते हैं। रेजिस्टेंस, मैं लेमैन के तौर पर बता रहा हूँ, आपके नादरीन नहीं, वो आवाम को समझ आ जाएगा। बोलते हैं जी, वो मैं पता है डॉक्टर साहब, ये 500 पावर की तो 1000 पावर की तो बहुत गर्म हो जाएगी। अच्छा। तो मैं उनको मजाक में कहता हूँ इसको फ्रिज में रख के खा लें, ठंडी हो जाएगी। तो अक्सर लोग ये होते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत पावर की, असल में पावर से तारीख पूरा एक रिसर्च होती है इसके पीछे कि जो जरासीम है या जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो किस तादाद में आपके हमलावर हुआ है। बिल्कुल। उसको मारने के लिए अगर मिसाल के तौर पर 100 अगर जरासीम है तो उसको मारने के लिए आप 110 देंगे ना, या 100 देंगे, ताकि 100 के साथ जो है इसका मुकाबला हो। बिल्कुल। आप 50-100 फौजी नहीं भेजेंगे। तो ये लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती है कि देखें, आप वो खुद से कम कर लेते हैं। अगर डॉक्टर साहब ने जो है उनको 500 मिलीग्राम सुबह शाम एक खाली आधी गोली, आप मुझे बताएं, जब आधी खा लेंगे आप तो आपको बजाय फायदे का नुकसान होगा। तो जो आप जो बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है। जो भी दवा दी जा रही है वो बॉडी के अंदर उसने रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर दी है, वो उल्टा उसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वायरस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हम समझते हैं कि हम तो दवा दे रहे हैं, मरीज सही नहीं हो रहा। जब मरीज की आप डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि आपने किस तरह से खाई, लाए जरा मुझे पत्ता ला के दिखाएं, तो बता ये तो रखी हुई दवा सारी, तो ऐसा मैंने कहा गर्म थी, वो यूँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मुझे चक्कर आने लगा। तो डॉक्टर से डिस्कस नहीं करेंगे, अपने तौर पे खुद ही जो एडजस्ट कर ली दवा। ये सबसे बड़ा सेल्फ मेडिकेशन का नुकसान हो रहा है इसके लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक्स की बात करें, हमने देखा कि ट्रेंड बन गया है, अवाम की भी जहन में ये तासुर डेवलप हो गया है ये पूरा कि भाई कोई भी छींक भी आई ना तो आपने जाके एंटीबायोटिक ले लेनी है, फ़ौरन इसको ख़त्म कर दिया जाए, नज़ले को भी फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए। जहाँ 7 दिन में होना है वहाँ 2 दिन में हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। इससे भी आपको लगता है कि इम्बैलेंसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में? जी बिल्कुल हो रहे हैं। देखें, सबसे बड़ा जो मसला है हमारा सेल्फ मेडिकेशन का है, और जो लोग अक्सर ही करते हैं कि जी खुद से दवा ले लेते हैं। लोग चाहते हैं हम जल्दी सही हो जाएँ।
अच्छा, हमारे माशरे में देखें जो मजदूर तबका है, जब हमारे पास मैं एज ए डॉक्टर फिजिशियन में क्लिनिक पे बैठा होता हूँ, लोग आते हैं हमारे पास जिनको सुबह जाके अपना जो काम करना है, अगर वो एक दिन काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो वो मुझसे क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे भले आप इधर एक इंजेक्शन लगाओ, एक इंजेक्शन लगाओ, मुझे सही कर दो, फौरन सही। अच्छा, वो डॉक्टर जो डॉक्टर माजरत के साथ हर डॉक्टर तो नहीं करता, जितने अताई डॉक्टर हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर कोएक्स, वो डेक्सा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, जो स्टीरॉइड की हम जिसको कहते हैं, वो जब बॉडी के अंदर आप डालते हैं तो बॉडी एकदम दोबारा से जो ना कंप्रोमाइज़ करके बेहतर हो जाती है। लेकिन वो वक्ती इलाज होता है, वो एक दिन 2 दिन के लिए होता है। लेकिन अगर वो बार बार अगर आप डेक्सा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इंजेक्शन लगवाएंगे, तो फिर बॉडी आपकी जो है वो आके ठहर जाती है, फिर आप कोई भी दवा दें असर नहीं करती। और ये वजह होती है कि अक्सर जो है वो जो जीपी जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है, जो कोएक्स हैं, अताई हैं, वो यही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि अपने मरीज़ों को इस तरह के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं जो जायज़ नहीं है, और इससे अलावा मरीज़ उससे जल्दी सही हो जाता है 1 दिन में 2 दिन में, लेकिन प्रॉब्लम उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके गुर्दों पे, उसके दिल पे, उसकी आंखों पे, उसके जिगर पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं, वो हम देख नहीं रहे होते। तो ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग खुद अपने तौर पर मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, और जनाब एक ही दो दिन की दवाएँ खाते हैं, जल्दी सही हो जाएँ, स्टोर पे जाते हैं, जो नॉन क्वालिफाइड वहाँ पे जो फार्मासिस्ट खड़ा हुआ है, और फार्मासिस्ट तो नहीं है, वो तो मैट्रिक करके वहाँ खड़ा हो गया, बिल्कुल दवा पढ़ना आती है। फार्मासिस्ट भी हो तो चले समझ में आता है कि वो पढ़ के आ रहे हैं, वो देख के दवा देंगे। फार्मासिस्ट कभी भी इस तरह से आपको ब्लाइंड नहीं देगा, वो पहले प्रिस्क्रिप्शन देखेगा डॉक्टर की, फिर देगा आपको। ऐसे नहीं देगा कि जी आप आंखें बंद करके 1 दिन की दवा। अब वो जाते क्या है, अगर आपने कोई 3 दिन की दवा लेनी है या 5 दिन की दवा लेनी है, और 1 दिन की दवा लेकर आते हैं जी। अब वो इकोनॉमिकल कंडीशन भी है, जल्दी भी सही होना चाहते हैं, और चाहते हैं मैं जल्दी डॉक्टर के पास आ जाऊँ, डॉक्टर की फीस दूंगा 200-250 रुपये, इससे बेहतर है मैं 50 रुपये की दवा लेके दवा खुद खा लूँ, जल्दी बेहतर हो। ये सबसे बड़ा नुकसानदेह है ये। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक सवाल मेरे जहन में आया, और वो हमने देखा कि जिस तरह दुनिया भर में कोविड की वैक्सीन के बाद हम देखते हैं कि बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी खड़ी होती हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कोई किसी को किसी से रिलेट कर रहा है, फिर कहते हैं जी ये शायद वायरल अब ज़्यादा अटैक कर रहे हैं हम पे आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन, पहले हम बिल्कुल ठीक थे, वैक्सीनेशन के बाद हमें ज़्यादा बुखार रहने लगा है, और फिर उसके बाद ये इस तरह की भी एक स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान में ख़ासतौर पर हुकूमत तो कहती रही कि जी बूस्टर शॉट्स लगवाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में इनिशिएटिव लिया, लेकिन अवाम अब रिलक्टेंट है। मुझे लगता है कि हम शायद इम्यून हो गए, या हमने एक दफ़ा देख लिया, परेशान हुए, उसके बाद अब वही बात है कि जिस तरह अवाम कोई हादसा होता है और हम उस हादसे से यूज्ड टू हो जाते हैं। देखिए, कोविड में 2 फेज़ आए थे। पहला फेज़ जो आया था उसमें लोग डरे हुए बहुत थे और वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे डरे हुए, हाँ जी, सब घरों में बंद हो गए डर के मारे कि जी बस हम बाहर नहीं जा रहे और ना वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत, ठीक है ना। फेक वैक्सीनेशन बहुत लगवाई है। हाँ, दूसरे फेज़ में क्या हुआ, लोग उनका डर निकल गया जी, फिर लोगों ने वैक्सीनेशन लगाना शुरू करी। सही। लेकिन ये पाकिस्तान में अच्छा हुआ कि जो जिस तरह से वैक्सीनेशन पाकिस्तान में लगाई गई, लोगों ने लगवाई, लेकिन बूस्टर नहीं लगवाया जी, बूस्टर नहीं लगाया। अब जब बूस्टर नहीं लगा तो हर वैक्सीनेशन का एक तरीक़ेकार होता है। अगर मैं आज एक वैक्सीन, जैसे आप बच्चों में 5, आप देखें ना, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, API का प्रोग्राम है, उसमें आप देखें बच्चों को बूस्टर भी लगता है, पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज। तो बूस्टर क्या होती है, पहले मैं अगर आपके नाज़रीन को समझा सकूँ बूस्टर का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आज एक वैक्सीन लगाता हूँ, ठीक है, उसकी एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, लेट से उसकी इम्यूनिटी 6 महीने की नहीं होती है। 6 महीने के बाद उसकी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर। आप एक दूसरी लगा देते हैं, दोबारा बूस्टअप हो जाती है। अच्छा। कुछ फिर उसके बाद आप देखते हैं कि दोबारा से वो इसकी अब 1 साल कवर हो गई, अब दोबारा कम होना शुरू हो जाती है, फिर आप उसके बूस्टर देते हैं। अब अक्सर जो मेडिसिन है या अक्सर जो वैक्सीन है उनका बूस्टर 5 साल के लिए होता है, ठीक है, किसी का बूस्टर जो है फॉर लाइफ लॉन्ग होता है। राइट। तो ये कोविड है हमारा, इसके जो बूस्टर 3rd डोज है वो फॉर लाइफ लॉन्ग है, टिल अगर कोई नई रिसर्च नहीं होती। क्योंकि देखें इसके कोविड के भी बहुत सारे वेरिएंट आए हैं। वेरिएंट से मतलब दी कि उसकी कोविड की जो हैयत थी वायरस की, उसने चेंज करके आया, म्यूटेट करता रहा। तो अब हमें नहीं पता कि आजकल जो एग्जिस्ट करता है, उस वक्त जो एग्जिस्ट करता था वो कौन सा म्यूटेंट था, कौन सी वेरिएंट था जिसकी वैक्सीन। लेकिन जो रिसर्च करके हमें वैक्सीन दी गई, मुख्तलिफ, चाहे वो कंपनीज का मैं नाम नहीं लूँगा, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उन्होंने रिसर्च करके उस वेरिएंट के मुताबिक जो है वैक्सीन बनाई और हमें दी, वो हमने लगवाई भी। लेकिन अगर आपने 2 लगवा ली, तीसरी नहीं लगवा रहे आप, ठीक है ना, तो आपको उसका मतलब है कि आपने उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया। सही। अभी भी जो है वो आपने उसकी टांगें तोड़ दी, हाथ तोड़ दिए, मुँह तोड़ दिया, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं आपको तंग करता रहेगा। डॉक्टर साहब, इसी तरह इस सवाल से सवाल मैं करूँगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे नॉलेज में भी आए और मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की, बहरहाल वो समझे नहीं समझे। उन्होंने पहली डोज स्किप की, कहीं से वो फेक उन्होंने बनवा लिया, उसके बाद वो 2nd डोज पे उनको जब कहीं ट्रैवल करना पड़ा तो ज़बरदस्ती उनको लगाई गई है एयरपोर्ट के ऊपर, और वो अब कश का शिकार है कि क्या किया जाए, ये हमें शायद ये हमें वायरस इंजेक्ट कर दिया गया, अब मैं ज़्यादा बीमार रहने लगा हूँ। तो ये इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए, जो भी वैक्सीन बनती है ना, उसके मैं थोड़ा समझा दूँ आपके नाज़रीन को, वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन बेसिकली क्या होता है कि वायरस ही होता है,
लेकिन उसकी वेरुलेंट जिसको हम कहते हैं उसकी डिजीज प्रोड्यूस करने की सलाहियत तो कम कर दिया जाता है, ठीक है। उसकी सिर्फ कोडिंग होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे मिल रहा हूँ आज, ठीक है ना, अब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा तो आप मुझे पहचान लेंगे कि ये डॉक्टर आफ्ताब है, या मैं आपको पहचान लूंगा उमर साहब हैं, ठीक है ना, तो मेरी आपकी कोडिंग हो गई है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूंगा तो ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते, तो एक अजीब सी कैफियत होगी। बिल्कुल। वैक्सीन का भी तरीक़ाकार ये होता है कि वो जिस्म में दाखिल की जाती है तो वायरस की कोडिंग की जाती है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ कि भाई इस तरह का कोई अगर आता है, लेट से मैं आपके दुश्मन मुल्क पड़ोसी मुल्क की जो वर्दी है या उसका जहाज है वो हमारे तमाम अफवाज को सबको पता है कि इस कलर का इस वर्दी का आएगा तो हम उसको हमने मारना है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई आएगा तो हम नहीं मार सकते उसको। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि वायरस का जो तरीक़ेकार होता है उसका आप एक कोडिंग के साथ उसके जिस्म में डालते हैं और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है। जब नेक्स्ट टाइम वहाँ पे हमलावर होता है तो आपका फौज तैयार होती है उसको मारने के लिए, ठीक है। तो ये तो है वैक्सीन का एक बेसिक एलिमेंट। अब होता क्या कि आपने अगर आप किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए या उसकी इम्यूनिटी डेवलप करने की 3 वैक्सीन की ज़रूरत है। आपने 1 लगवा ली, 2 लगवा ली, तो वो कहीं ना कहीं अधूरा नहीं किया, तो अधूरी रह गई। जब अधूरी रह गई तो आप पे तो वो दोबारा से हमलावर होगी। आप भी समझते हैं कि जी मुझे खुदा ना खासा वो वायरस डाल दिया। जैसे मिसाल दूं पोलियो की जो वैक्सीन हम पिलाते हैं, ठीक है ना, और अब इंजेक्शन भी लगने शुरू हो गए। पोलियो की जो हम ड्रॉप्स पिलाते हैं उसमें अक्सर जो है वो 1 लाख बच्चे में 1 बच्चे में पोलियो हो सकता है जी, क्योंकि जो वो लाइव वायरस होता है उसकी अब वेरुलेंस या बीमारी प्रोड्यूस करने की सलाहियत तो कम कर देते हैं। तो इसलिए ये समझते हैं कि ये वो मैंने बच्चों को आपने देखा होगा अक्सर पिछले ज़माने में या कुछ साल पहले किसी इलाके में जी पोलियो वो पिलाई जाती है वैक्सीन, बच्चे जो है उसमें वो उनको बेहोश हो गए, क्या हो गया कि जी हमें जहर पिला दिया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। वो बच्चों की अपनी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हुआ। तो ये मैंने अपने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि वैक्सीन क्या होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। टॉपिक बहुत लंबा है और बातें लेकिन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कौन से आजकल लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, साथ साथ जो मार्केट्स में गैर मामूली नौयत का रश है, इस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। बीच में बहुत अंधेरा आ गया था, अभी तो चिराग जलना शुरू हुए। We welcome our allied partners to the 47th Top Flying Wing exercise. अगर 1 सेकंड के बाद पुल किया होता ना तो आप इस वक्त यहां नहीं होते। हम हैं और हम रहेंगे। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक यूनिट, एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा रश की सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, ख़ासतौर पर क्योंकि ज़ाहिर है आखिरी रमज़ान मुबारक का अशरा है और ईद बहुत करीब आ चुकी है। जिस तरह हम देखें मार्केट्स में रश है, जो हमारी फाइनेंशियल सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जो मुल्क के हालात हैं उसमें क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि हम किस तरह इसे कर्टेल कर सकते हैं, किस तरह बेहतर बना सकते हैं। और साथ साथ क्योंकि ईद उल फित्र आने वाली है और हम देखते हैं कि शॉपिंग ज़ाहिर है थोड़ा बहुत एलिमेंट है, एक तरफ हम इसको तो थोड़ा कर्टेल करने की बात भी करें, लेकिन हम लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स क्या हैं और किस तरह हम इसको आजकल की जो फैशन ट्रेंड्स हैं उसे अपना सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बाग पीरज़ादा, डिज़ाइनर हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं आप सुनाएं, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बाग ये बताइएगा, एक तो सबसे पहले थोड़ा शॉपिंग को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ज़ाहिर है हम आवाम को नाराज़ नहीं करेंगे, थोड़ा फैशन ट्रेंड्स पे और आर्ट पे भी बात करेंगे। अच्छा
आजकल जो आप देख रही हैं जिस तरह फाइनेंशियल सिचुएशन है, ज़ाहिर है इनकम लोगों की बहुत कम है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर्स होते हैं, बच्चों ने कहा जी ये ख़रीदना है वो ख़रीदना है, तो बाज़ारों में रश तो इक्वली हमें बैलेंस दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रश दिख रहा है इनफैक्ट जो पिछले साल की मुनासबत से। क्या कहेंगी इस हवाले से? मेरे ख्याल से इसमें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट मैं समझती हूँ कोविड का है, क्योंकि हमारा पिछला पूरा साल ऐसा रहा कि सब लोग घर पे रहे थे, डिप्रेस्ड हो रहे थे। तो अब जब क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं है तो काफ़ी लोग उकता गए घर बैठे बैठे, तो वो बाहर निकल के ज़्यादा बाहर जाना, उसको थोड़ा सा आउटिंग करना ज़्यादा उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। और ईदें तो वैसे ही ऐसी होती हैं कि आपका वैसे ही क्राउडेड माहौल होता है और हर कोई निकला हुआ होता है शॉपिंग के लिए। सो इस पार्ट ऑफ लाइफ, और स्पेशली हमारे जो कराची का शहर है तो सिटी ऑफ लाइट्स है, सिटी ऑफ पीपल, सिटी ऑफ क्राउड, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और यही मेरे ख्याल से जिंदा दिली है इस शहर की। राइट। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें आजकल के अगर फैशन ट्रेंड्स पर बात करें तो क्या क्या इन है, क्या क्या आउट है। माई सेल्फ बीइंग अ मेल तो मुझे थोड़ी सी नॉलेज कम है, मैं चाहूँगा आप बेहतर बता सकें कि कौन कौन से ख़वातीन में ख़ास तौर पर जो फैशन ट्रेंड्स हैं वो किस तरह, कौन से इन हैं या कौन से फैशन जो आजकल है वो आउट। फैशंस की जो दुनिया है बहुत ज़्यादा वास्ट है और पहले के मुकाबले में मैं ग्लैडली ये चीज़ कहूँगी कि हमारे जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं और जो फैशन के फील्ड के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। तो उस हवाले से कलर्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट आजकल आ रहे हैं। और अगर आप देखा जाए तो जो बैक टू 90s और अर्ली और एंड ऑफ 80s का वो सारा रिपीट हो रहा है, यू नो, यहाँ पे इस बात को किया होगा नोटिस। जी बिल्कुल। तो वही सारी चीज़ें जो पुरानी थी वो दोबारा वापस आ रही हैं और उस चीज़ को तो थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड भी हर कोई टच कर सकता है। तो अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि अम्मा की शादी का जोड़ा भी अगर आज पहन लिया जाए तो वो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड में लगता है। बिल्कुल राइट। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर ख़वातीन के कॉस्ट्यूम्स की बात की जाए तो आजकल हम देखते हैं कि कभी वो कुर्ती शॉर्ट हो जाती है किसी फैशन में और किसी फैशन में बहुत लंबी हो जाती है। आजकल क्या इन है? आजकल इतना अच्छा इस चीज़ का मौका है, मैं समझूंगी कि कुछ भी हो जाए बस आप जिस चीज़ को अच्छा कैरी करते हैं वो इन है। ठीक है। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट इस तरह रूल नहीं है फैशन का। पिछले दिनों में कुछ दिनों ऐसे 1-2 साल पहले को अगर हम देख लेना तो इस तरह हो गया था कि बहुत अगर शॉर्ट शर्ट और धोती पटियाला शलवार वो बहुत ट्रेंड तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आजकल लॉन्ग शर्ट्स ज़्यादा चल रही है और आपका लूज आउट ऑफ जितना आप बॉडी फिटेड ना हो, थोड़ा सा जैसे अपने साइज से एक साइज ज़्यादा आप ले लें तो वो अगर इंसान तो उस चीज़ को ज़्यादा रिलैक्स भी रहता है। तो ये चीज़ें बहुत फ्रेंडली हैं, फ्रेंडली टू वेयर है लेडीज़ के लिए। सही। अच्छा, बाग आप विजुअल आर्टिस्ट भी हैं जी। विजुअल आर्ट थोड़ा सा ये तो भी समझाएं अवाम को कि ज़ाहिर है इतना आम प्रोफेशन नहीं है, थोड़ा मुश्किल भी समझा जाता है। ख़वातीन या जो मर्द हजरात आना चाहते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन विजुअल आर्ट है क्या और थोड़ा सा इसे ब्रीफ करें फिर आगे बढ़ते हैं। विजुअल आर्ट बेसिकली जो आर्टिस्ट पेंट करता है, स्कल्पचर्स हैं और फाइन आर्टिस्ट बेसिकली उसको विजुअल आर्टिस्ट कहते हैं। तो और ये मुश्किल शोबा इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं। आई डोंट नो कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की अगर इस चीज़ फील्ड को चूज़ कर रही है तो ये सबसे बड़ा सवाल निशान है कि इसमें उसका फ्यूचर क्या है, वो बाय प्रोफेशन अर्न क्या करेंगे, आया वो घर चला पाएंगे कि नहीं, जो आजकल की महंगाई का दौर है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपकी जो फाइन आर्ट्स की 4 साल की डिग्री होती है, मैं समझती हूँ हमारी जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें इतना कुछ सिखाया जाता है कि खाली आर्ट और उसके भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो यू कैन अर्न अ लॉट, यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग और आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है। और मैं समझती हूँ आजकल का दौर ऐसा है, आप भी इस बात में मुत्तफिक होंगे कि कोई एक जॉब बिल्कुल you have to be multi-talented, काफी नहीं है। यू हैव टू आपका साइड बिजनेस चलना है, चाहे वो मर्द हो या औरत, कोई भी काम करें लेकिन करें। और साइड बाय साइड भी कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करें, कोई फ्रीलांसिंग का कुछ करें, कुछ कोर्सेज कर लें, ऑनलाइन कुछ सिखा लें। तो ये सारी चीजें तो जो घर तो बैठना तो वैसे भी नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो बंदा, लड़का हो या लड़की। बिल्कुल। अब बाकी यहाँ पे ना मैं उन हमारी बच्चियाँ जो माएँ बहनें हैं वो करना चाहती हैं, दे वांट टू स्टार्ट, इनिशिएट करना चाहती हैं, लेकिन वो पॉइंट नहीं मिलता। वो घर में महसूर रह जाती हैं या फिर कॉन्फिडेंस की कमी कह लें किसी तरह। उनको क्या कहेंगी कि कहाँ से पहला स्टेप कैसे लिया जाए? असल में खुद एतमादी बहुत
सबसे पहला स्टेप। ठीक है। आपको खुद इंसान को खुद एतमाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, आजकल आपने देखा होगा एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप अगर सोशल मीडिया से हेल्प लें तो आपको वो भी मिल जाएगी, और उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक लोग हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको कंसल्ट करती हैं। तो चाहे वो ऐसी खवातीन जो घर बैठी हुई, अगर उनकी कुकिंग में लज्जत है तो वो होम शेफ और कुकिंग के हवाले से उसको प्रोफेशन बना सकती हैं। किसी में अगर कोई आर्ट है, कोई कढ़ाई का है, कोई सिलाई का है, तो वो उस चीज़ को अर्न कर सकती हैं। आज के दौर में तो मैं समझती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो जाती है कि एज फैक्टर ही नहीं है। किसी भी एज में आप अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, विच इज अ वेरी प्लस पॉइंट। और सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि एक्सेप्टेंस आ गई है। हमारे दौर में अगर आप 10 साल पहले ले जाए तो बहुत ज्यादा सोचते थे कि इस तरह कैसे घर की कोई भी ये भी होता है क्या, लेकिन आजकल तो सब कुछ होता है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मैंने देखा पेट्रोल पंप पे लेडीज हैं हमारी, बिल्कुल ऐसी हैं, और जो है फूड पांडा के राइडर्स भी जो है खवातीन है। तो ये बहुत एक खुशी का मौका मुझे मेरे लिए है। मैं राइट, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। अच्छा अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की और साथ साथ वर्किंग वुमेन है, ज़ाहिर है ख़वातीन घर चलाती हैं, बच्चों को देखभाल भी है, फिर उसके बाद बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। किस तरह ये अमल जो है ना उसको बेहतर बनाया जा सकता है कि फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, आपका काम भी डिस्टर्ब ना हो? ये एक मल्टीटास्किंग काम है जो मोस्टली खवातीन के लिए मैं समझती हूँ उनके बिल्ट इन है। कुदरत का जो निज़ाम है ना, वो वैसे ही बहुत सारी चीजें साथ लेके आता है। लोग कहते हैं कि हाउस वाइफ जो है वो और कुछ नहीं कर रही, बस ये हाउस वाइफ है। हालांकि वो 24 घंटे का काम है, 24 घंटे का काम है वो, और वो भी विदाउट सैलरी। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, और मैं समझती हूँ इसमें लाइफ पार्टनर्स के सपोर्ट और फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके लाइफ पार्टनर सपोर्टिव नहीं है तो चाहे वो कितनी भी मल्टी टैलेंटेड खातून हो या मर्द हजरात हो, क्योंकि मैं एज ए ह्यूमैनिटी में देखती हूँ, मैं हर इंसान को एज अ फर्द देखती हूँ। मैं किसी को उसकी जिन्स से मैं जज भी नहीं करना चाहिए और मैं खुद भी नहीं करती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका पार्टनर जो है वो अंडरस्टैंडिंग है और वो आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को और ज्यादा उस चीज को उजागर करने में आपकी हेल्प करता है। राइट, बात हम चाहते थे मजीद बात भी करें, लेकिन वक्त की कमी है क्योंकि फॉर्मेट इस तरह का है हमारा। आइंदा आने वाले शोज में आपको इन्वाइट करेंगे जरूर। हमें दीजिए इजाजत, उम्मीद है आज का शो पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।